दिसंबर को हैदराबाद सिविक यानी स्थानीय निकाय के चुनावों में वोट डाले गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया और निशाने पर था यह शख्स यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के बहाने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी माहौल को हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी और इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर करवाना चाहती है, मैं आपको बतलाने वाला हूं तमाम फैक्ट्स के साथ। और कल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली मनाई। जी हां, हमने देखा किस तरह से वो नदी के विहंगम नजारे का लुत्फ उठा रहे थे। विज क्राफ्ट किस तरह से लेजर शो कर रहा था। प्रधानमंत्री ने आधे घंटे का भाषण जरूर दिया मगर उसमें किसान के मुद्दे को संबोधित नहीं किया, उसके एक भी मुद्दे को सलीके से संबोधित नहीं किया और वो मैं आपको बतलाने वाला हूं। मगर सबसे पहले हैदराबाद सिविक इलेक्शंस। जी हां, वोटिंग खत्म हो चुकी है मगर यहां मुद्दा यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी। क्या निशाने पर यह शख्स यानी ओवैसी थे और उसके जरिए वो क्या हासिल करना चाहती थी, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बात करना चाहूंगा, उनके दावों की बात करना चाहूंगा और उन दावों की पड़ताल होगी। सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह साहब ने कहा कि हम हैदराबाद को आईटी हब बना देंगे यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र। तो अमित जी, हैदराबाद तो पहले से ही आईटी हब था, अब इसके अलावा आप क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि दिक्कत क्या है अमित जी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दावे किए स्मार्ट सिटी के, आईटी हब के, वो तमाम बिखर गए। मसलन साल 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या वादा किया था देश की जनता को, गुजरात की जनता को? ढोलेरा। जी हां, ढोलेरा का ढोल पीटा गया था। यह कहा गया था कि ढोलेरा शंघाई से भी बड़ा बन जाएगा, दिल्ली से भी बड़ा बन जाएगा। याद है आपको प्रधानमंत्री का वो बयान? भूल गए हैं तो फिर से सुनिए। ये हमारा जो नया ढोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो ढोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो ढोलेरा बनने वाला है। और आज भी ढोलेरा को रफ्तार बहुत धीमी चल रही है। चलिए, मैं जानता हूं वो कछुए और खरगोश की कहानी है जिसमें स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि धीमी गति से आप चलते जाएं, आप फिर भी रेस जीत सकते हैं। मगर दिक्कत यह है कि कछुए का मुकाबला किसी खरगोश के साथ नहीं है मोदी जी। ढोलेरा का सपना अभी 2013 में ही अटका हुआ है। शंघाई और मुंबई तो बहुत दूर की बात है, अहमदाबाद तक नहीं पहुंचा है ढोलेरा। अब बात करते हैं इस दूसरे दावे की। 100 स्मार्ट सिटीज, ये दावे किए गए थे 2014 में। प्रिंट की इस रिपोर्ट को देखिए, यह 2019 की रिपोर्ट है। यह दावा किया गया है कि 5 साल में स्मार्ट सिटीज बनाने की बात तो दूर, उसको लेकर 30% फंड्स भी जारी नहीं किए गए हैं। और आप उन तमाम शहरों पर नजर दौड़ाएं जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है दोस्तों, वहां क्या हालात है मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं। और असली मुद्दों पर फोकस करना है सरकार को नहीं आता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखिए दोस्तों। क्या आप जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना से अमेरिका उबर जाएगा, जापान उबर जाएगा, चीन तो पूरी तेज रफ्तार से उबर चुका है, प्रगति के पथ पर है, मगर भारत कोरोना से उबर नहीं पाया है और उबरने में उसे बहुत वक्त लगेगा। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है दोस्तों। मैं सरकार और इसके समर्थकों से बोलना चाहूंगा कि क्या अब तुम न्यूयॉर्क टाइम्स को भी एंटी नेशनल बता दोगे? क्या आप न्यूयॉर्क टाइम्स को भी दुश्मन बना दोगे? और अगर दुश्मन बना दोगे भैया, तो क्या पूरे दुनिया को दुश्मन बनाकर हम कौन सी खुशी हासिल कर लेंगे? तो इसलिए अमित शाह जी का वो बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि वो आईटी हब बना देंगे, उसमें बहुत सारे पेच है, बहुत सारे झोल हैं। अब इन पर नजर दौड़ाइए। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये हैदराबाद में इन्होंने बहुत जबरदस्त रोड शो किया, जबरदस्त इन्हें वहां पर प्रतिक्रिया भी मिली। इन्होंने कहा कि जैसे मैंने इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या बना दिया, उसी तरह से हैदराबाद को भी हम भाग्यनगर बना देंगे। योगी जी, आपको समझना चाहिए कि सिर्फ नाम बदलने से किसी का भाग्य नहीं बदल जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश को
आपने रामराज्य बनाने का वादा किया था और जिस दिन आप यह दावा कर रहे थे कि हैदराबाद को हम भाग्यनगर बना देंगे अगर हम जीत गए, तो उसी दिन एक पत्रकार और उसके साथी को जिंदा जला दिया गया था इस खबर के मुताबिक। हाथरस की गुड़िया का कथित गैंगरेप और उसकी हत्या को लेकर आपके सरकार का जो रवैया था शर्मनाक था, और आपको एक्सपोज किसी और ने नहीं, मेरे जैसे पत्रकारों ने नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था। तो राज्य की जनता को लेकर तो आपका यह रुख है, पीड़ित को लेकर तो आपका यह रुख है, आप नाम बदलने की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है स्मृति ईरानी। अपने मंत्रालय को लेकर यह कितना अच्छा काम करती हैं तो हम कभी नहीं सुनते, मगर तमाम विवादास्पद बयानों में सबसे आगे रहती हैं। इन्होंने क्या बयान दिया कि एक तरफ देश का जो सैनिक है वो सरहदों पर अपनी जान दे रहा है और दूसरी तरफ टीआरएस और एआईएमआईएम हैदराबाद में किसको जगह दे रहा है? अवैध प्रवासियों को जगह दे रहा है, रोहिंग्याओं को या पाकिस्तानियों को जगह दे रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं स्मृति जी। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे पूर्वी लद्दाख में। एक अरसे बाद चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मार दिया था। प्रधानमंत्री ने आज तक चीन का नाम नहीं लिया अपने मुंह से, एक शब्द नहीं बोला। आप बात कर रही हैं सैनिकों की। बात भूल जाइए, आपके सामने दोस्तों यह है मनु पबी की रिपोर्ट। आप जानते हैं रिपोर्ट क्या कहती है? 2006 में स्लीपिंग बैग्स यानी कि सोने के लिए बिस्तर बनाए गए थे हमारे सैनिकों के लिए जो सियाचिन में थे, मगर उनकी जो गुणवत्ता थी, उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी। अब यही स्लीपिंग बैग्स पूर्वी लद्दाख में जो हमारे सैनिक तैनात हैं उन्हें भेजे जा रहे हैं। तो जो स्लीपिंग बैग्स आपको सियाचिन के लिए सही नहीं लगे और आपने 2006 के बाद उसको रोक दिया था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसे आप 14 साल के बाद निकालकर हमारे सैनिकों को भेज रहे हैं। इसलिए स्मृति जी, जब आप बात करती हैं सैनिकों की तो बात हजम नहीं होती। तो स्मृति जी की तो बात यह रही, अब इन पर गौर कीजिए। यह है डाइट कोक, मेरा मतलब तेजस्वी सूर्या, सांसद तेजस्वी सूर्या, क्योंकि बड़े लोग कोक हुए तो ये तो डाइट कोक हुए ना। तेजस्वी सूर्या को याद आई जिन्ना की। असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने जिन्ना बता दिया। पहले सुनिए बोल क्या रहे हैं, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. तेजस्वी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्ना की सबसे ज्यादा अगर किसी ने भक्ति की है, उसकी सबसे ज्यादा तारीफ की है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, वो गए थे पाकिस्तान और वहां पर उन्होंने जिन्ना की तारीफों के एक तरह से पुल बांध दिए थे। बात यहां नहीं रुकी। आपकी स्क्रीन पर जसवंत सिंह, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, जसवंत सिंह जी ने बाकायदा जिन्ना के ऊपर एक पूरी किताब लिख डाली थी। और मैं कहता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी विचारधारा से अगर कोई नहीं मिलता तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, मगर यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो भी आपसे इत्तेफाक नहीं रखता आप उसे एंटी नेशनल बता देते हैं, उसे जिन्ना बता देते हैं। और बात यहां नहीं रुकती, इन पर गौर कीजिए। ये आपके सांसद हैं, तेलंगाना यूनिट के हेड भी हैं, बंदी संजय। इन्होंने ओल्ड हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर डाली। ना आपको हमारे सैनिकों की परवाह है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मजाक बना दिया है। आप ओल्ड हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि वहां जो रोहिंग्या बसे हैं, पाकिस्तानी बसे हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए। क्या आपको शर्म नहीं आती सांसद महोदय इस तरह का बयान देने से कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे? देखिए दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। हैदराबाद सिविक इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की जो पिच है, उसका जो दावा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? हैदराबाद की जो खूबसूरती है ना कि वो एक तरफ आईटी हब है, बेशक अमित जी उसे फिर से आईटी हब बनाना चाहते हैं। एक तरफ वो आईटी हब है और दूसरी तरफ ओल्ड हैदराबाद यानी कि पुराना हैदराबाद और आईटी हब। आईटी हब में काम करने वाला आईटी प्रोफेशनल अक्सर ओल्ड हैदराबाद में जाके बिरयानी खाता है। और ये जो पुराना हैदराबाद और नया हैदराबाद है ना, इन दोनों में सामंजस्य है, तालमेल है, कोई विरोधाभास नहीं है। मगर इन तमाम बयानों को देखोगे जो मैंने अभी अभी आपको सुनाए हैं, हर बयान में
कहीं ना कहीं माहौल में बंटवारा पैदा करना, सांप्रदायिकरण उसका करना। ओवैसी के जरिए जो टारगेट कर रहे हैं माहौल को हिंदू मुस्लिम करना है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर वाकई ओवैसी को चुनौती दे डाली, ओवैसी को कमजोर कर डाला, तो वो किस आधार पर होगा? कोई विकास के एजेंडे के चलते नहीं होगा। उस विरोधाभासी, उस विघटनकारी एजेंडे के चलते होगा जो उन्होंने हैदराबाद सिविक इलेक्शंस में दिखाया, जिसका मुजाहिरा उन्होंने उस वक्त किया। क्या आप इन बातों से मुंह मोड़ सकते हैं? अब आप सोच रहे हैं कि ओवैसी पर ही निशाना क्यों? इसके लिए आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओवैसी मुस्लिम सियासत के केंद्र में रहें। क्यों? क्योंकि अगर ओवैसी हरा देते हैं, यानी कि वो तमाम 44 सीटें जीत जाते हैं और बीजेपी उनसे कोई सीट नहीं छीन पाती, तो ओवैसी के जरिए एक संवाद पैदा किया जाएगा कि देखिए, एक इकलौता ओवैसी था और उसके मुकाबले में पूरी भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्ट्री, पूरे उनके मंत्री और नेता थे और उसने खदेड़ दिया। इससे ओवैसी का कद पूरे देश में बढ़ेगा। बिहार में 5 सीटें जीत ही चुके हैं और कई जानकार मानते हैं कि ओवैसी ने 5 सीटें तो जीती, मगर महागठबंधन को कम से कम 10 सीटों का नुकसान कर दिया होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम सियासत का केंद्र बनाना ओवैसी को, और इसका नुकसान राष्ट्रीय दलों को होगा, क्योंकि ओवैसी जहां जहां पहुंचेंगे, जैसे अगर वो पश्चिम बंगाल में पहुंच गए और ममता बनर्जी के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ, और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं, इसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। फिर अगर यह तजुर्बा कामयाब रहा तो देश भर में ओवैसी को मुस्लिम चेहरा बनाया जाएगा और उसके जरिए हिंदू मुस्लिम वोट्स की खेती होगी। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, क्या इसके जरिए मैं यह कह रहा हूं कि ओवैसी को कोई हक नहीं है चुनाव लड़ने का? पूरा हक है। आज मैं महागठबंधन से सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं। सीमांचल के मुसलमान को पता था कि ओवैसी सरकार नहीं बना रहे हैं, बावजूद उसके उसने उन्हें 5 सीटों पर जितवाया। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? मुद्दा नंबर 1, इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं देता, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। मुद्दा नंबर 2, इससे यह पता चलता है कि आप मुसलमानों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। वो एक विकल्प को तलाश रहा है जो बिहार के जरिए साबित हो रहा है। इसलिए ओवैसी को पूरी आजादी है हर जगह चुनाव लड़ने की। मगर मुद्दा यहां पर यह है कि ओवैसी के जरिए उनसे जिन्ना जोड़कर या उनके भाई अकबरुद्दीन को जोड़कर बार बार भारतीय जनता पार्टी एक हौवा खड़ा करता है, और यही वजह है कि उन्होंने हैदराबाद सिविक इलेक्शंस में पूरा दम खम लगा दिया। तो यह बात तो हुई हैदराबाद सिविक इलेक्शंस की। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की देव दीपावली। दोस्तों, इस विहंगम नजारे को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के तट पर हैं।